जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार पॉलिटी सेक्शन का टॉपिक है और हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का मेंशन है, ठीक है, यानी वर्णित है। दोस्तों, वैसे हम लोग जानते हैं संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 भागों को पढ़ लिया है। यदि आप उस दोनों भाग को एज ए वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पॉलिटी सेक्शन वाले प्लेलिस्ट में वहाँ पर दोनों ऐड है, आप वहाँ से दोनों वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो बनेगा मौलिक अधिकार के ऊपर है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल का जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का जो भी PDF होगा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मौलिक अधिकार। हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने 2 भाग को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। मौलिक अधिकार आखिर में होता क्या है। दोस्तों, मौलिक अधिकार को सामान्यतः वैसे अधिकार होती है जिससे हम लोग जिससे गवर्नमेंट यानी कहने का अर्थात सरकार हम लोगों से छीन नहीं सकती है, ठीक है। यानी सामान्य भाषा में ये कहना होता है कि मौलिक अधिकार वैसी अधिकार है जिसे गवर्नमेंट यानी सरकार हम लोगों से छीन नहीं सकती है। दोस्तों, कुछ ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में सरकार हमसे मौलिक अधिकार छीन सकती है, जैसे आप आपातकाल कह सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। कौन सी स्थिति में गवर्नमेंट छीन लेती है मूल अधिकार, ठीक है। कुछ ऐसे भी मूल अधिकार है जो किसी भी स्थिति में नहीं छीना जा सकता है दोस्तों, जैसे हुआ 20 और 21 अधिक आर्टिकल 21 और 20, यानी कहने का अर्थ अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी नहीं छीना जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी अपने संविधान में, यानी भारतीय संविधान में। दोस्तों, भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का चर्चा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। साथ ही साथ देखिए, भारतीय संविधान का इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। मौलिक अधिकार को दोस्तों नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अधिकार जन्म से ही मिल जाता है, यानी जन्म होते ही मौलिक अधिकार मिल जाता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थी, ठीक है। यानी 7 वर्गों में बांटा गया था मौलिक अधिकार को, लेकिन वर्तमान में हुआ ऐसा कि वह 6 बन गया, ठीक है। यानी 6 वर्गों में विभाजित है। देखते हैं कौन सा अधिकार कैंसिल हो चुका है, यानी कहने का अर्थ कि हट गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले देख लेते दोस्तों 7 अधिकार कौन कौन सा था जब संविधान प्रारंभ में दिया गया था संविधान में, ठीक है। मौलिक अधिकार देखिए, सबसे पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार। दोस्तों 14 से 18 तक में इसका अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, आप ये कहेंगे कि 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, तो फिर अनुच्छेद 12 और 13 कहाँ गया, ठीक है। तो उसको भी हम जानेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार जो वर्णन है वह है अनुच्छेद 19 से 22 तक में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शोषण का के विरुद्ध अधिकार, यह है 23 से 24 में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों वह है 25 से 28 तक में वर्णित है, ठीक है। ये हमारा जो चल रहा है ये आर्टिकल का है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है, और संपत्ति का अधिकार जो है वह 31 में किया गया है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार दोस्तों 32 में कहा गया, ठीक है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे
6 नंबर में देखिए संवैधानिक अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं रखा गया, ठीक है, उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार के श्रेणी में से। यानी कहने का अर्थ अनुच्छेद 12 से 35 तक में कहीं नहीं रखा गया है, साथ ही साथ उसे भाग 3 से भी अलग कर दिया गया, ठीक है। दोस्तों भाग 3 में जो भी अधिकार आएगा, ठीक है, या किसी भी आर्टिकल में हो, भाग 3 यानी 12 से 35 तक में किसी भी आर्टिकल में, या आर्टिकल का सब आर्टिकल भी बन जाए, यानी कोई आर्टिकल का क ख करके भी बन जाए तो मौलिक अधिकार ही माना जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको 12 से और 35 तक में कहीं मतलब किसी भी अनुच्छेद में नहीं रखा गया, साथ ही साथ भाग 3 से हटा ही दिया गया। किसको दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है, ठीक है, पहले था, अब ये बन गया कानूनी अधिकार, यानी कह सकते हैं वैधानिक। दोस्तों अब हम लोग ये देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया, ठीक है, किस संशोधन से उस समय हटा दिया गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है उसे कानूनी अधिकार अर्थात वैधानिक अधिकार बना दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के क यानी ए में रख दिया गया, ठीक है। इसे कानूनी अधिकार अर्थात वैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं, तो आगे चलते हैं, ठीक है। दोस्तों अब देखिए, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 12 और 13 को। दोस्तों अनुच्छेद 12 में जो चर्चा की गई है वो मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चा करी गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 13, ठीक है। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि यदि कोई ऐसा मूल अधिकार जो हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करती है तो उस मूल अधिकार को ही हटा दिया जाएगा, ठीक है। यानी ये कहने का अर्थ कि पहले से जो 12 से, ठीक है, 35 तक में जो मूल अधिकार है, ठीक है, कोई ऐसा नया अधिकार बनता है जो इस 35 से 12 12 से 35 तक के अनुच्छेद में जितने भी मूल अधिकार उसको प्रभावित करती है तो उस अधिकार को ही हटा दिया जाएगा जो बन रहा है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग पहला देखते हैं, पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक है। तो देखिए पहला अधिकार समानता का अधिकार आज हम लोग देख रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो कहा गया है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, जैसे हम लोग पढ़े अभी तुरंत। इसमें देखिए अनुच्छेद 14 में जो कहा गया दोस्तों विधि के समक्ष समानता, ठीक है। इसमें आप ये भी ऐड करेंगे कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता आप इसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका अर्थ ये होता है कानून के सामने सब एक समान है, ठीक है। उसके साथ ही साथ राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएंगे, उन पर एक समान कानून ही लागू होंगे, ठीक है। किसका अर्थ हुआ दोस्तों? अनुच्छेद 14 में जो कहा गया विधि के समक्ष समानता। दोस्तों आप जैसे जानते होंगे, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं ना, किसी भी जगह सरकारी संस्थान या कहीं भी होती है ना, तो वहाँ पर जो व्यक्ति जिस क्रम में आते हैं उसी क्रम में उसको सेवा दिया जाता है ना। इसलिए कहा गया विधि के समक्ष सभी लोग की समानता रहती है, ठीक है। हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं 15, ठीक है। 15 में जो कहा गया दोस्तों धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, यानी कहने का भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये कहने का अर्थ हो गया अनुच्छेद 15 का, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 16, ठीक है। इसमें जो कहा गया दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का अर्थ ये हो जाता है दोस्तों सरकारी नौकरी, ठीक है, याद रखेंगे लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी के है ना में सबको समानता दी जाएगी, ठीक है। लोक नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ठीक है। यानी कहने का अर्थ हुआ सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। उसका देखिए दोस्तों अपवाद है, जैसे आरक्षण, ठीक है। आरक्षण कैसे रिजर्वेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये अपवाद के तौर पर रखा गया है दोस्तों। संविधान में साफ तौर पर वर्णित है कि यदि कोई तबके के लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है, या पहले से ही नीचे हैं, तो उसको आरक्षण देके या किसी न किसी तरीके से उसको ऊपर उठाया जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का फिर से रिपीट कर देते हैं, यानी कोई व्यक्ति नीचे से ही ऊपर उठाया जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे अनुच्छेद 17 देखेंगे जो समानता के अधिकार में ही है। तो चलिए दोस्तों अब सिर्फ आप पढ़िए, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी हम बताएंगे जो आगे हम बताएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 17 देखिए, इसमें कहा गया अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों अस्पृश्यता का मतलब ये होता है कि छुआछूत, ठीक है, अनटचेबिलिटी। देखिए इसके अंतर जो कहा गया अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दंडनीय अपराध
घोषित किया गया है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप किसी भी धर्म, रंग, जाति या किसी भी कारण से किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 17 में, यानी अनुच्छेद 17 में कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद 18। दोस्तों इसमें जो कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधि समझते हैं? उपाधि कहने का अर्थ ये होता है दोस्तों, पोस्ट का जो होता है ना, जैसे कोई ब्रिगेडियर है ना, उनके आगे का ब्रिगेडियर जो भी अपना नाम है। ठीक है, इस तरह से कहा गया है, जैसे कोई प्रोफेसर है, ये सब कहा गया है। ठीक है, तो उपाधि जैसे स्वतंत्रता से पहले दी जाती थी, महाराजा है ना, सुल्तान, ये सब, तो इसको देख लेते हैं क्या है ना जनरली। अनुच्छेद 17 में जो है उपाधियों का अंत, इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। ठीक है, किसके मतलब अंतर्गत कहा गया है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये बात को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें उदाहरण देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधि जैसे सुल्तान, महाराज, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह के जो भी उपाधि हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों साथ ही साथ देख लेते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं। जो व्यक्ति को दिए जाते हैं वह उपाधि के रूप में अपने ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी होता है कोई विदेश से भारतीय व्यक्ति को कोई उपाधि दे दी जाती है तो वो व्यक्ति चाहे तो अपना उपाधि रख सकती है। ठीक है, कब? जब वह राष्ट्रपति से अनुमति ले ले तो। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों उपाधियों के अंत में कुछ अपवाद है, जैसे एजुकेशन कह सकते हैं, शिक्षा, और आर्मी रैंक यानी सुरक्षा की स्थिति में यह अपवाद रखा गया है। जैसे प्रोफेसर, यदि एजुकेशन से है तो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर में लगा सकते हैं, कोई सुरक्षा से है ब्रिगेडियर तो ब्रिगेडियर लगा सकते हैं। ठीक है, कोई कह सकते हैं हेल्थ से है तो डॉक्टर लगाते हैं, है ना, ये भी अपना होता है। तो ये सब अपवाद की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको याद करने का आसान तरीका हम बता देते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 14 में था विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता, आप कानून को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 15 में कहा गया था धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध। उसके बाद कहा गया 16 में लोक नियोजन। लोक नियोजन जानते हैं, सरकारी नौकरी के विषय में बातचीत करी गई है, विषय में अवसर की समानता की बातचीत करी गई है ना। उसका अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना को अंत करना है, ऐसा वर्णन है अनुच्छेद 17 में। 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अधिकार, जो दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णन है। ठीक है, इसको देख लें दोस्तों। अनुच्छेद 19 में देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, मूल संविधान में 7 थे जो एक को हटा दिया गया। ठीक है, किसको दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो देखिए 6 प्रकार के अधिकार कौन कौन है। 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता, बी में है सभा करने की स्वतंत्रता, सी में जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी हम संगठन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देश में कहीं भी मतलब कहीं पर भी आवागमन कर सकते हैं। दोस्तों आवागमन कहने का हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं। पहले ऐसा स्थिति था हम जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब वहाँ भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ई किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों, वैधानिक अधिकार 300 के क में रख दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के जी में देखिए व्यापार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों कहीं कोई व्यक्ति जाना आना है ना, तो यदि वहाँ बस गए तो उसे व्यापार करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, यह कहा गया अनुच्छेद 19 के जी में। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अनुच्छेद 20 में जो कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 20 में जो है उसको हम लोग कंप्लीट देखते हैं। अनुच्छेद 20 में स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22 में इसका वर्णन नहीं था, जैसे अभी अनुच्छेद 19 हम लोग पढ़े हैं, अनुच्छेद 20 देखते हैं। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता, पहला जो दिया गया उसको देखिए। पहला में कहा गया एक अपराध की एक सजा। ठीक है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है अनुच्छेद 20 के अनुसार से। ठीक है, तो और दूसरा देखिए कहा गया इसमें अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा दी जानी चाहिए, है ना, अनुच्छेद 20 का दूसरा कह रहा है। फिर तीसरा जो कह रहा है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का स्वतंत्रता दी जाती है, किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21। ठीक है, इसमें जो कहा गया दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी
व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, ये अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे जब भी बाइक जब चलाया जाता है रोड पर, तो उस समय ये होता है कि उसको लापरवाही से बचाने के लिए भी सरकार क्या करती है, मतलब पुलिस क्या करती है, हेलमेट है ना इत्यादि प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है अथवा नहीं इसकी जांच करती है। ठीक है, और उससे फाइन भी लेती है। यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 के तहत वे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 के क। ठीक है दोस्तों, पहले जो शिक्षा था वह का मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन क्या किया गया, जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, तो उसमें क्या कर दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चा को जो भी है उन्हें शिक्षा अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किए, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के क में रख दिए। दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो भी अधिकार होती है वह अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलना अनिवार्य होना चाहिए। इसलिए क्या कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य करने के लिए अनुच्छेद 21 के क में इसको ला दिया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐसा किया गया। ठीक है, इसका देखते हैं, वो भी दोस्तों एक छूट गया था, सॉरी, निःशुल्क शिक्षा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो कहा गया है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 22। ठीक है, 22 में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में दोस्तों दो प्रकार की गिरफ्तारी होती है, एक अपराध के बाद, एक अपराध से पहले, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, एक दंडात्मक, एक होता है निवारक निरोध, दो होते हैं। ठीक है, तो देखिए अपराध के बाद जो होता है हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। जब लिया जाता है तो अपराध कर लिया कोई व्यक्ति मान लीजिए, तो उसको क्यों लिया तो बताना होगा कि आपने ये करा है। ठीक है, फिर दूसरा जो कहा गया 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। ठीक है, उस अपराध को, मतलब अपराधी को। उसका तीसरा जो कहा गया है, अपने मनपसंद से मतलब वकील से सलाह लेने का अधिकार, मतलब उसको होगा, किसको दोस्तों, अपराध जो किया है उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए अपराध के पहले। ठीक है दोस्तों, यह ऐसी स्थिति है जब सरकार को लगती है, ठीक है, कि इस क्षेत्र में इस व्यक्ति को रहने से उग्र भाषण देने से, है ना, यहाँ का माहौल मतलब अशांत हो सकता है, तो वैसी स्थिति में क्या कर लिया जाता है, अपराध से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, इसमें वारंट दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति बिना दंडाधिकारी के सामने पेश किए 3 महीने तक जेल में इसको रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले आप लोग देखे है ना, कश्मीर मुद्दा पर जो भी व्यक्ति उग्रवादी भाषण दे रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है अनुच्छेद 22 के मतलब में। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यह अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए 23 में जो कहा गया है, मानव के दुर्व्यापार कहने का अर्थ है ना, और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। ठीक है, यानी मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ मानव को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते, यानी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते उनसे। ठीक है, इसके अंदर किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ उस पर जबरदस्ती मजदूरी, मतलब उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती है, और यदि इसका उल्लंघन होता है तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। किसके अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 23 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो कहा गया दोस्तों, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। ठीक है, यानी 14 से कम आयु के बच्चे को कारखाने, खदानों या किसी भी जोखिम भरा काम में हम उसको नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 24 इस बात को क्लियर करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका जो भी हमारा मौलिक अधिकार का भाग छूट गया है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आज के क्लास का जो आपको PDF मिलेगा वह टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, जब पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे चैनल का जो भी वीडियो अपलोड हो पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक ही पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।